हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इनसाइट आईएएस के क्विज जो कि हमारी जून मंथ की है। तो आइए देख लेते हैं कि आज हमें क्या डिस्कस करनी है। आज हमें इन्वायरमेंट की कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इस बार इन्वायरमेंट की और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। अगर आप लोग प्रीवियस लेसन देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। सो 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट ये आज हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोल गैसिफिकेशन और इसके एडवांटेज के बारे में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कोल गैसिफिकेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कोल को कन्वर्ट किया जाता है सिन गैस में। और सिन गैस जो है एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। सेकेंड है कि जो लो ग्रेड के कोल होते हैं उसको हम लोग कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड है कि इससे क्या होता है ना कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, इसकी डिपेंडेंसी हमारे यहाँ कम हो पाएगी। सो आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो आप लोग को डेफिनेशन ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन। सो कोल गैसिफिकेशन सच में ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कन्वर्ट किया जाता है कोल को सिन गैस में। एंड सिन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि लो ग्रेड कोल को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में। सो वंस यू रिमूव द सेकंड स्टेटमेंट, वंस यू एलिमिनेट द सेकंड स्टेटमेंट, यू विल कम विद द आंसर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? बी। इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कोल गैसिफिकेशन के बारे में। तो सिन गैस को जो है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाना है जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह है, तो ये सारी चीज़ों में भी सिन गैस का इस्तेमाल होता है। अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम एनालिसिस प्रोग्राम, ये एक कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलेगा फ्यूचर में। जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो एबंडेंटली अवेलेबल है फॉसिल फ्यूल, उसी का जो है मीन्स ये जो आपका कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है ये कोल के साथ हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में और इसी को इस्तेमाल किया जाता है, तो शायद इसकी भी इस्तेमाल को कम किया जा सके और लो ग्रेड कोल को भी हम लोग इस प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया जो है करेंटली प्रोड्यूस किया गया है वो भी नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके, जो कि इसमें आपको डोमेस्टिक नेचुरल गैस और इम्पोर्टेड एलएनजी दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर कर्नाटक? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे सी। इट मीन्स कि असम। देखिए असम इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, मीन्स बैक टू बैक वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपके करंट अफेयर्स बने हैं जिससे कि ये हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो असम की मेक श्योर कि आप लोग एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को अपने माइंड में ज़रूर क्लियर रखें। तो ये जो एलिफेंट रिजर्व है ये आपको असम में देखने को मिलेगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक प्रपोजल बनाया जा रहा है यहाँ पे आपका कोल माइनिंग का, कोल माइनिंग के लिए, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड से है। एक यूनिट है गवर्नमेंट रन कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि असम के देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व में देखने को मिलेगा और ये अप्रूवल आपका दिया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पार्ट है देहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट हैबिटाट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसको देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर ही इसको डिक्लेयर किया गया है। इसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, देहिंग पटकाई फॉरेस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अमेजॉन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं अगर टॉपिक न्यूज़ में है तो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉरेस्ट फायर, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट है कि जो यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है हिमालय के, उसमें सबसे ज़्यादा ये आपको देखने को मिलेगा कि फॉरेस्ट फायर हो सकती है। सेकेंड है कि जो फॉरेस्ट है ईस्टर्न हिमालय का, वो मोर फ्रिक्वेंटली वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर के लिए एज कम्पेयर टू वो उनसे जो कि वेस्टर्न हिमालय में है। थर्ड है कि जो फायर लाइन्स है वो एक तरीके का स्ट्रिप होता है बिना किसी ग्रीनरी और ड्राइड ट्विंग्स के, जो कि जो फॉरेस्ट फायर है उसको स्प्रेड होने से बचाता है। तो फायर लाइन भी याद रखना, एक लाइन है जिससे कि क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका जो फॉरेस्ट फायर है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना कर सके, तो इससे ये बचाता है। सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बतानी है। सो आइए देख लेते हैं कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यंग माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर है। लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है ईस्टर्न हिमालय में आपका ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होता है एज़ कंपेरिजन टू वेस्टर्न हिमालय। बट
ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आप लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आप देखोगे तो फॉरेस्ट फायर कहाँ लगता है, उत्तराखंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इधर आ जाओ हिमालय बोलो, मीन्स उत्तराखंड वाले रीजन में तो बराबर देखने को मिलता है। तो वो ईस्टर्न साइड में हो गया ना, आपका वेस्टर्न साइड में हो गया ना, ईस्टर्न साइड में तो नहीं है। तो इस चीज़ से आप लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। सो दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब सेकंड जैसे ही आप एलिमिनेट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन और आ जाता है, बट यू शुड नो अबाउट फायर लाइन्स। अगर आपको फायर लाइन्स के बारे में पता है तभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हो। सो यस, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपकी। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो मोस्ट कॉमन हज़ार्ड देखने को मिला है फॉरेस्ट में, यानी कि जंगलों में सबसे ज़्यादा जो भयंकर हज़ार्ड है वो है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो है ना, एज ओल्ड एज फॉरेस्ट देमसेल्फ, जितनी पुरानी जंगल है उतनी ही पुरानी जंगल की आग है। यहाँ पे काफ़ी थ्रेट होता है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट को ही थ्रेट नहीं होता है, इंटायर रेजिम को ही थ्रेट होता है। जैसे कि फॉरेस्ट में अगर आग लग जाते है तो इससे बहुत सारे जो फौना फ्लोरा है ये सारे जो है उनके रहने की जगह बर्बाद हो जाते हैं। कितने सारे तो एनिमल्स, कितने स्पेशीज़, कितने जो एंडेमिक जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स वगैरह होते हैं, वो भी जल जाते हैं। तो ये सारा नुकसान होता है। साथ ही साथ मोस्ट वल्नरेबल स्ट्रेचेस देखने को मिलता है यंग माउंटेन रेंजेस का। और फॉरेस्ट जो वेस्टर्न में है उनमें ज़्यादा जो है फॉरेस्ट फायर लगने की चांसेस है एज़ कंपैरिजन टू जो ईस्टर्न हिमालय में है। ये क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट जो ईस्टर्न हिमालय के हैं ना वो हाई रेन डेंसिटी में ग्रो करते हैं और लार्ज एक्सपेंशन देखने को मिलेगा पाइन फॉरेस्ट का बहुत सारे हिमालय के एरिया में। तो जो फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी है फायर प्रॉन का, फॉरेस्ट फायर का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ईस्टर्न में कम होता है, वेस्टर्न में ज़्यादा होता है, क्योंकि ईस्टर्न में जो है ना फॉरेस्ट जो ग्रो होता है वो हाई रेन डेंसिटी में होते हैं। ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडियन एलिफेंट को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है एज ए नेशनल हेरिटेज एनिमल, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड है कि एज पर 2017 के सेंसस के हिसाब से देखें कर्नाटक में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट है, उसके बाद केरल में। थर्ड है कि इंडियन एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है शेड्यूल 1 जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन एलिफेंट को हमारे यहाँ नेशनल हेरिटेज एनिमल जैसा डिक्लेयर किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आइए डिटेल में देख लेते हैं। सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है एशियन एलिफेंट की एस्टिमेट पॉपुलेशन, ठीक है, तो 27,000 के अराउंड है। कर्नाटक में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है, उसके बाद असम में, ना कि केरल में। दैट्स वाई ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट नहीं। उसके बाद असम का है, फिर थर्ड नंबर पर केरल का आता है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। अब आगे आते एशियन एलिफेंट की बात करें तो इंडेंजर्ड है इसकी कैटेगरी, जो कि IUCN रेड लिस्ट में देखने को मिलेगी। और IUCN का जो स्टेटस है अफ्रीकन एलिफेंट का, ये यहाँ पे वल्नरेबल है। एशियन और अफ्रीकन दोनों का ध्यान रखिएगा। जैसे चीता भी पढ़ते हैं हम लोग, एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ते हैं, वैसे एशियाटिक एलिफेंट है। तो सबका यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट में जो भी उनका कैटेगरी है उसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ इंडेंजर्ड है, लेकिन अफ्रीका की जो एलिफेंट है वो वल्नरेबल है। ओके, कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे है देवमिली एलिफेंट रिजर्व। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ये है कहाँ? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सालेकी जो है उनके द्वारा प्रपोज किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट। ये एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो है आपका प्रपोज्ड सलेखी प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट। तो इसमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी देनिंग पटकाई एरिया वाला में। और इन दोनों को एक साथ लेकर अभी हम लोग पढ़े थे ना, देनिंग पटकाई एरिया जो कि आपका असम में है, और ये आपका देवमौली एलिफेंट रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा। 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है बायो रॉक के बारे में, हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी किए थे विजन आईएएस मंथली मैगजीन में। सो बायो रॉक एंड मिनरल एक्रेशन टेक्नोलॉजी, ये है क्या? करेक्ट बताना है। बायो रॉक जो है इसको यूज़ किया जाता है कोरल रीफ को रिस्टोर करने में। सेकेंड स्टेटमेंट है कि बायो रॉक एक नाम है जो कि किसी सब्सटेंस को दिया गया है, और वो कैसे यहाँ पे फॉर्म्ड होता है? तो इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन, जो कि मिनरल्स जितने भी सी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और साथ ही साथ जो कि सी बेड के लोअर्ड में है, और ये कनेक्टेड होते हैं पावर सोर्सेज से। थर्ड है कि इससे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो बायो रॉक का याद आ रहा होगा तो आप लोग जरूर इसको रिलेट कर पाए होंगे कि कोरल रीफ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो उसी को रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे एक आपका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बायो रॉक इसी से रिलेटेड है, एंड येस इट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशंस ऑफ मिनरल जो कि डिजॉल्व होते हैं सी वाटर में, और इससे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। इसके बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आते हैं 7th क्वेश्चन जो कि CMS के बारे में है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज।
फर्स्ट है कि CMS जो है इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि कैसे हम लोग माइग्रेटरी जो एनिमल्स है और उनके हैबिटाट है उसको हम लोग सस्टेनेबल यूज़ कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड है कि ये सिर्फ आपका ग्लोबल कन्वेंशन ही नहीं है जो कि यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज़ को कंजर्व करता है, उनके हैबिटाट को और माइग्रेशन रूट को, तो ये सिर्फ ओनली कन्वेंशन नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे CMS में अगर देखें तो इसमें सारे स्टेट एक साथ आते हैं जिसमें कि आपके माइग्रेटरी एनिमल पास होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एनिमल है आपका अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास होते हुए आ रहे हैं तो ये सारे स्टेट जो है CMS के अंदर आते हैं और कुछ लीगल फाउंडेशन रखते हैं इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड कंजर्वेशन मेजर्स, वो भी माइग्रेटरी रेंज के थ्रू आउट। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पॉज कीजिए, रीड कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल लोगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आप लोग CMS के बारे में पढ़े होंगे तो इस तरीके के स्टेटमेंट आप लोग समझ जाओगे कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। लेकिन सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि आप लोग को ध्यान रखना होगा कि माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड जो है सिर्फ एक ग्लोबल कन्वेंशन अगर कोई है तो ये है CMS। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये सिर्फ ग्लोबल कन्वेंशन नहीं है, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके फाइन, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है अभी 13 कॉप जो कि यहाँ पे CMS के लिए है, और आप लोग को बताना है कि 14 कॉप जो इंडिया के द्वारा अभी होस्ट किया गया है तो 14 कॉप किसका है, मीन्स नाम बताना है आपको उस कन्वेंशन का। सो 13 कॉप यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा CMS का। एक मेजर यूनाइटेड नेशन है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है जो कि कहाँ हुआ था, गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। अब इतनी बातें तो हम लोग कर लिए, अब आते हैं 8 क्वेश्चन में जो कि है सुंदरवन से रिलेटेड। तो आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि सुंदरवन जो है एक मैंग्रोव एरिया है जो कि डेल्टा में, और इसमें डेल्टा फॉर्म जो होता है इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता रिवर से फॉर्म होता है जो कि बे ऑफ बंगाल में। सेकेंड है कि इंडियन सुंदरवन जो है इसमें मोर देन 50% जो इंडिया का टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है। थर्ड है कि सुंदरवन मैंग्रोव इको रीजन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सोचिए इसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप लोग देखिए, सुंदरवन एक मैंग्रोव एरिया है, नो डाउट, और इसमें आपका जो डेल्टा बनता है वो कॉन्फ्लुएंस से ही बनता है, जैसे गंगा रिवर भी आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसमें आती है, लेकिन क्या तीस्ता रिवर आती है? थर्ड रिवर कौन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, आगे हम लोग देखेंगे। तो जैसे ये इनकरेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पे करेक्ट निकल गया जो कि सी है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है। सुंदरवन एक मैंग्रोव एरिया है जिसमें कि आपका जो डेल्टा फॉर्म्ड होता है वो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर से होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 4 प्रोटेक्टेड एरिया है सुंदरवन में, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी रखा गया है। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन वेस्ट, सुंदरवन साउथ एंड सुंदरवन ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी ध्यान रखना है। सुंदरवन मैंग्रोव्स की बात करें जो इको रीजन है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। अब मैंग्रोव कहते किसको है? अगर आप लोग इन जनरल ट्री देखते हो तो उसकी रूट्स जो होती है ना वो आपकी मिट्टी के अंदर होते हैं, बट जब आप मैंग्रोव ट्रीज़ की बात करोगे तो उसके जो जड़ होते हैं ना, वो जैसे ये ट्रीज़ है, इसके स्टेम है, तो इसी के बगल में आपको ऐसे इनके रूट्स देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी खासियत होती है और बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। इस जितने भी आंधी वगैरह आते हैं ना, या फिर आपके साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, तो इसको अपरूटन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये इतना आसानी से ये पेड़ पौधे गिर नहीं पाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये बायोडाइवर्सिटी भी होती है, हॉट स्पॉट भी होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेंगे, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडिया की 2019 में देखें तो इंडियन सुंदरवन जो है इसमें आपका स्टेटस दिया गया है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन सुंदरवन में अगर हम लोग देखें तो ओवर 60% जो इंडिया का टोटल मैंग्रोव एरिया है वो हमारे यहाँ पे, बाकी आपको थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगा। ये 27th आपके रामसर साइट है इंडिया के, और इसमें एरिया कितना है तो 4,23,000 हेक्टेयर है, जो कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड है कंट्री का भी। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे एक ही पॉइंट से आपके बहुत सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत न्यूज़ में रहता है, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, इस बार भी था। तो अब मुझे ये ध्यान इतना मुझे गारंटी है कि अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को ये ध्यान आ गया होगा कि बांदीपुर नेशनल पार्क है कहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, फिर तो आप पता चल ही जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सेकंड है कि ये इस्टेब्लिश किया गया है एज ए टाइगर रिजर्व, वो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन। थर्ड है कि नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ पे केरल और कर्नाटक के बीच में ये पास होता है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑब्वियस है कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है, ये टाइगर रिजर्व्स है, वो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन, और इससे एक हाईवे है जो कि केरल और कर्नाटक के बीच में, वो यहाँ पे पास होता है बांदीपुर नेशनल पार्क में। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कि ये कर्नाटक के स्टेट में ये लोकेटेड है और ये पार्ट है नीलगिरी बायोस रिजर्व का।
और ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है सदर्न इंडिया में और लार्जेस्ट हैबिटाट है वाइल्ड एलिफेंट का भी। नेशनल हाईवे 766 है जो कि हाईवे आपको कर्नाटक और केरल में देखने को मिलेगा, जो कि बांदीपुर नेशनल हाईवे से पास होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कल हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि बची हुई क्वेश्चंस जो है एक साथ देख लेंगे, ठीक है। कल हमारी इन्वायरमेंट की लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, क्विज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 9 आप लोग को कितने मार्क्स आए। और आज की डेट में आप लोग बहुत कम स्टूडेंट्स इसको देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं देख रहे हो? शायद आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो या फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे अगर इतने कम लोग अगर आप लोग देखोगे तो फिर मेरा यहाँ पे मेहनत करना तो बेकार हो जाएगा ना। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे बताते थे कि इतना मार्क्स आ रहा है, अब आप लोग देखते भी हो तो बताते नहीं हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है, तो खुद को टेस्ट करते रहिए ना। हर दिन मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ खुद को टेस्ट करने का। कम से कम 9-10 क्वेश्चंस आप लोग मॉर्निंग में ही सॉल्व कर लेते हो, तो इससे आप लोग का पूरा होल डे का जो बूस्टिंग पावर है वो और ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो आपको एनर्जी मिलती होगी कि आपने अच्छे से स्टडी कर रहे हो। अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, बिलो 5 मार्क्स आता है, तो आपके अंदर एक इंकरेजमेंट होना चाहिए कि नहीं अच्छा करना है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये 2 तरीके से आप लोग लेकर चल सकते हो। लेकिन आप लोग के यहाँ पे देखना आप लोग का बहुत कम हो गया, व्यूज़ बहुत कम हो गए, साथ ही साथ आप लोग जो है कमेंट भी नहीं करते हो, इतनी कंजूसी के साथ कमेंट करते हो। तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना, सिर्फ मैं ही यहाँ पे बैठ के मेहनत करते रहूँ और आप लोग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। तो देखिए आप लोग अच्छे से इसको शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, जिससे कि इस तरीके की जो क्वेश्चंस वाली जो सीरीज़ होती है डेली मैं प्रोवाइड करती हूँ, उससे आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट हो सके। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कीजिए या फिर कुछ नहीं कीजिए। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, मर्जी आप लोग की है कि नहीं। और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।